बोल रहा हूँ क्योंकि एसटीबी पूरी रूप से आदिवासी नहीं है, जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं को मानता है। क्योंकि ये तो भारतीय संविधान में सूची बनाई गई ना आदिवासियों की। आदिवासी तो संस्कृति को मानने वाला है। यदि क्रिश्चियन में भी कोई क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है और उस पर संस्कृति को मान रहा है तो वो आदिवासी है, क्रिश्चियन नहीं है। किसी के खत्म करने से आदिवासी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आदिवासी जो है ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो क्रिश्चियन है, ना तो बौद्ध है, ना तो जैन है। वो प्राकृतिक पूजक है, वो अपनी संस्कृति से चलता है। जब कोई धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी यहाँ पे निवास कर रहा है और इस प्रकृति को संरक्षित कर रहा है। तो इस बात को हम कहें तो उसको आपको समझना होगा कि आदिवासी और शेड्यूल मतलब क्या होता है। शेड्यूल मतलब सूची होती है, ठीक है। एक सूची बनाई गई है और किस आधार पे बनाई गई कि कौन कहाँ पे किस व्यवस्थाओं में रह रहा है, उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है सूची बनाई गई है। तो हम सांस्कृतिक लोग हैं, हम अपनी परंपराओं को मानते हैं, हमारी व्यवस्थाओं को मानते हैं। और एसटी, एससी, ओबीसी और जो माइनॉरिटी हैं जिनको बांटा गया है, ये भी आदिवासी हैं। लेकिन ये आदिवासी कब बनेंगे? जब आप अपनी व्यवस्थाओं में आओगे। जैसे अनुसूचित जनजाति की जो बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर में रहने लगे हैं और शहर की व्यवस्थाओं में अपने आप को पालन पोषण करने लगे, तो वो आदिवासी नहीं है। भाई मेरे पास में खेत है, मेरे पास में तालाब है, मेरे पास में नदियां हैं, मेरे पास में जंगल है, ठीक है। अब मुझे भूख लगती है तो मैं तालाब में जाता हूँ, मछली पकड़ के ला लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे खाना रहता है तो मैं अपने खेत में जाता हूँ, अनाज उगाया हूँ तो मेरे पास गेहूं है, चावल है, हर एक चीज की व्यवस्था है, ठीक है। तो मुझे किसी के बाप की नौकरी करने की जरूरत है क्या? मालिक से मेरे को नौकर बनाने के लिए तुमने योजना लेके आए, विकास का काम लेके आए। भाई मेरे पास में जंगल था, जंगल से जड़ी बूटियां लेके आता था, अपना इलाज पानी करता था और गांव में हम लोग अनाज विनिमय करके जो है अपनी व्यवस्थाओं में व्यवस्थित रहते थे। पारंपरिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थित रहते थे। हमको किसी के बाप की नौकरी की जरूरत नहीं है। आज तुमने रोजगार 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 बोल के आदिवासियों के गांव को तुमने विस्थापित कर दिया। आज आदिवासी गांव के क्षेत्र का व्यक्ति जो है शहर में जाके क्या कर रहा है? झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। विधायक सांसद जो चुन के जा रहे हैं, ना तो वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के विषय में जानकारी रखते हैं, ना 13(3) का के विषय में जानकारी रखते हैं, और दूसरा चीज जो नॉन जुडिशरी है उस नॉन जुडिशरी के विषय में भी कोई जानकारी नहीं रखते। इसीलिए जो है आज हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, आज हमारे जो है नदियों से रेत निकाली जा रही है, जमीनों से कोयला निकाला जा रहा है और आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। आदिवासियों के पुरखों ने मकानों को तोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना बना के फोटो खिंचा रहे थे। वो किसका मकान है? प्रधानमंत्री का मकान है। मतलब आप हमारे इतिहास को खत्म करने के लिए, हमारी पहचान को खत्म करने के लिए और पूरे देश में आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप विस्थापन अधिनियम लेके आ रहे हो, आप जो है बांध लेके आ रहे हो, आप खदानें लेके आ रहे हो, आप प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आ रहे हो। आदिवासियों ने जंगल को काट के, झाड़ियों को काट के खेत बनाया, ठीक है। आज तुम वन विभाग वाला बोलता है कि नहीं ये तुम्हारा नहीं हमारा है। जब वो खेत बना रहा था, जब वहां पे वो लगा रहा था, तब तुम कहाँ गए थे? तब तुम्हारा वन विभाग कहाँ गया था? तब तुम्हारा जो है जो 1927 का जो कानून बताते हो तुम, फॉरेस्ट कानून, वो फॉरेस्ट कानून कहाँ गया था? जब से वन विभाग नहीं आया है उससे पहले से आदिवासी इस देश में रह रहा है ना। इसीलिए जल, जंगल, जमीन पे मालिकाना हक आदिवासी का है और इस बात को ग्राम सभा के माध्यम से देश के सभी आदिवासियों को समझना होगा। और ग्राम सभा, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बना के उसका सशक्तिकरण करके, जिस तरह से टंटिया मामा ने 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाई थी, उसी तरह से राधेश्याम ककुड़िया ने पूरे भारत देश में 3 लाख ग्राम सभा बनाकर जो है आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है संकल्पित है। और हम सभी लोग काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जो क्षेत्र है वहां पे जो है ग्राम सभा बनाने के लिए हमें सहयोग करें और अपने गांव में जो है ग्राम सभा बनाएं और वहां पे जो हमारे आदिवासी भाइयों को आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे पास पूरा प्लानिंग है, पूरी व्यवस्था है। उस पर हम परिचर्चा करेंगे। झारखंड के आदिवासी भाइयों के साथ में भी करेंगे, उड़ीसा के भाइयों के साथ में भी करेंगे, राजस्थान के भाइयों के साथ में भी करेंगे, गुजरात के आदिवासी भाइयों के साथ में करेंगे। लेकिन पहल चालू करना है। हमें ये एक चीज निर्भर करना है कि गांव का पैसा गांव से बाहर ना जा पाए, ठीक है, और गांव का अनाज गांव से बाहर ना जा पाए। हमें इसे गांव में ही रोकना है, गांव में ही व्यवस्थित करना है। जिस दिन हम ये कर लेंगे हम इस देश के मालिक कहलाएंगे और मालिक हैं, कहलाएंगे नहीं। आदिवासी मालिक था,
मालिक है और मालिक ही रहेगा, बस उसको अपनी व्यवस्थाओं में आना पड़ेगा, अपने पुरखौनी व्यवस्था में आकर एक बार स्वतः जो है आदिवासी के जैसे जीना चालू करना पड़ेगा। तब जाके जो है ना तो विधानसभा आपके कोई आड़े आएगी, ना लोकसभा आपके आड़े आएगी। आप ही विधानसभा के निर्माता होंगे, आप ही लोकसभा के निर्माता होंगे, और जो आप बोलेंगे वो विधायक और सांसद को करना होगा, उनकी मजबूरी होगी। नहीं तो सत्ता 5 साल की होती है, आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी जीता चला आया है, तो सत्ता को परिवर्तन करने में कोई वक्त नहीं लगता। लेकिन हमें व्यवस्था को परिवर्तन करना है, इसीलिए व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आपको अपनी व्यवस्था, दशा, दिशा, व्यवस्था और अवस्था को जानने की आवश्यकता है। तो हम सब लोग मिलकर उस चीज़ को जानेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हमें जो है दुश्मन मात्र षड्यंत्रों के माध्यम से डराकर धमकाकर ही जो है हमें जो है काबू कर सकता है। लेकिन आदिवासी इस देश का मालिक है और मालिक ही रहेगा, और किसी षड्यंत्र में ना फंसते हुए, और जो शब्दों के जाल हैं, जो मनुवादियों के शब्दों के जाल हैं, उन शब्दों के जाल से अलग हटते हुए जो है प्राकृतिक धर्म, प्राकृतिक सभ्यता, प्राकृतिक नैंग मिजान पर जो है व्यवस्थित होकर अपने राजपाट को स्थापित करेगा। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान में, और आपको बताते चले पूरे देश में आदिवासी समुदाय संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी कई संविधान में प्रदत्त कानून है, चाहे वो 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, कई मुद्दे हैं जो धरातल पर कानून इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। कारण है कि आदिवासी समुदाय आंदोलन के मूड पर है, और कहीं ना कहीं पूरे देश में आदिवासी जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं जो अलग अलग राज्यों के एकजुट हो रहे हैं। हम लोग सीधे जुड़ेंगे मध्य प्रदेश से। सामाजिक आदिवासी लीडर हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के को एक नेतृत्व करते हैं, कहीं ना कहीं चलाते हैं। हम लोग सीधा जुड़ेंगे, आखिर क्या कुछ कारण है, कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्या है, क्योंकि झारखंड में तो लगातार आंदोलन देखा जा रहा है। पहले जुड़ने के लिए बहुत जोहार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार, और सभी दर्शक बंधुओं को और हमारे मीडिया बंधु जो हैं, जो इस समय पूरे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको उठा रहे हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है खास करके मनुवादियों के लिए, वो है हिंदुस्तान यदि राष्ट्र बनाना है तो आदिवासियों को समाप्त करना होगा। और आदिवासी कौन है, उसकी अस्मिता, उसका अस्तित्व और उसकी पहचान क्या है, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें सत्ता में जाने वाले, जो विधायिका में जाने वाले जो आरक्षित सीट से जाते हैं, उन्हें इस विषय में ABCD नहीं मालूम है, और ना इसके विषय में कोई ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सभी राजनीतिक संगठनों का अपना अपना बायलॉज होता है, और वो अपने बायलॉज के हिसाब से जो चुन के जाते हैं विधायक, सांसद, उनसे काम कराते हैं। उनको खुद नहीं पता है कि वो लोकतंत्र में है। संगठन मात्र एक जो होता है सहारा होता है उस लोकतंत्र में जाने का। जब आप उस लोकतंत्र में लोगों के मत के अनुसार जब चुन के जाते तो आप लोकतंत्र के हिस्से होते हैं, ना कि किसी पार्टी के। आज सबसे बड़ा गंभीर विषय यह है कि पूरे देश से आदिवासियों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। हम सोचते हैं कहीं दूर बैठ के ये RSS की प्लानिंग है, कहीं सोचते हैं कि BJP की प्लानिंग है, कहीं सोचते हैं कि कांग्रेस की प्लानिंग है। तो मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये ना तो RSS की प्लानिंग है, ना BJP की प्लानिंग है, ना कांग्रेस की प्लानिंग है। इसके पीछे बैठे हुए हैं बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति। जिस तरह से भारत देश गुलाम हुआ था, आप इतिहास उठा के देखेंगे तो व्यापार करने आए थे, और व्यापार करते करते धीरे धीरे जो है उन्होंने शासन कर लिया। तो ये देश में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कठपुतली है, मध्य प्रदेश में बैठे मोहन यादव एक कठपुतली है, यहाँ राजस्थान में बैठे जो भजन शर्मा है वो सब कठपुतली है। उन सबको नचाने वाले अडानी, अंबानी और उनके भी पीछे जो है जो विदेशी जो आका हैं जो संचालित करते हैं, और पूरे देश पे जो है उद्योगपति ही जो है शासन करते आए हैं। और जितने भी प्रधानमंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन के, विधायक, सांसद बन के बोलते हैं कि नहीं हम शासन कर रहे हैं, तो ये शासन नहीं कर रहे, इनको सबको चलाने वाले पूंजीपति हैं, व्यापारी लोग। इस चीज को समझना पड़ेगा। आदिवासी एक बहुत ही सुनहरा नाम, बहुत ही गर्व करने वाली बात आ जाती, जो आदि अनादि काल से किसी एक भूभाग में रहने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले वंशज, उनको आदिवासी बोला जाता है। और आदिवासी की आइडेंटिटी जो है उनकी जमीनें हैं, क्योंकि वो जमीन जिसके ना तो कोई दस्तावेज बने हैं,
ना कोई लिखित रूप पे है। और जो आदिवासी अभी वर्तमान में जिस जमीन में काश्तकारी कर रहे, जिस जमीन में खेती कर रहे हैं, और वो गांव जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ पे उनकी व्यवस्थाएं हैं, रूढ़िगत व्यवस्थाएं हैं, प्रथाएं हैं, और उनकी वेशभूषा और खान पान सभी अलग अलग है। तो इन सभी चीजों से जो है आदिवासी पहचाना जाता है। और विदेशी बैरर भी इस देश में बाहर से आया है, जो इस देश का मालिक, जो इस देश का निवासी नहीं है, उसको आप यदि आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ देश की सरकार से कि आप जो है जमीन के दस्तावेज निकाल लीजिए। तो जमीन के दस्तावेज से पता चल जाएगा जिसने यहाँ पे आके जमीन खरीदा है तो वो इस देश का जो है बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, हमारे देश का नहीं है, वो नागरिक है। और हम आदिवासी मालिक है। लेकिन मालिक बनने के लिए हमको समझना होगा रुपए की ताकत। आज बोलते हैं बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो रुपया बना कैसे, रुपया आया कैसे, और जब रुपया नहीं चलता था तो उस समय हमारी व्यवस्थाएं क्या थी। आज भी लॉकडाउन में पूरे देशवासियों ने देखा कि रुपये की ताकत। तो इस देश में रुपये की ताकत से बड़ी जो होती है वो अनाज की ताकत होती है, जिसे हम पेट भरने के काम में लाते हैं। और इस पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो व्यापार है वो पेट से चलता है, आपकी भूख से चलता है, आपके खेत से चलता है। तो यदि आदिवासियों को सच में मालिक बनना है और अपने हक अधिकारों को प्राप्त करना है तो अपने खेत की उपज और उस उपज से बनने वाले तमाम उत्पादों को जो है अपने गांव में सीमित करना होगा। और जितने भी बैंक हैं, जिन बैंकों में आपने अपना पैसा रखा हुआ है तो उन बैंकों से अपना रुपया, जो सोना रखा हुआ है आरबीआई ने या फिर कोई भी बैंक जब ओपन करती है तो उतना सोना रखती है, तब जाके जो है बैंक चालू करती है। तो वो जो सोना है, उस सोने को, उस रुपये को आपको जो है वापस लेना पड़ेगा। आपकी जो असली करेंसी है अनाज, और उस अनाज से बनने वाला रुपया, उसको हासिल करना होगा। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा सत्ता की, कि वर्तमान में भारतीय संविधान की हम लगातार बात करते हैं और भारतीय संविधान में 3-4 क्लॉज ऐसे दिए हैं जिसे हर आदिवासी भाई को जानना होगा। पहला क्लॉज है मूल अधिकार, भाग 3 का आर्टिकल नंबर 13(3) का। और 13(3) का अकेला नहीं है, 13(1), 13(2), 13(3) और का 13(4) ये। और इसके साथ साथ में आर्टिकल 12 को भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 13 ही आपका मूल अस्तित्व है, मूल संविधान है। और 13 ही आपकी ग्राम सभा को मालिक का हक देता है। लेकिन वो ग्राम सभा पंचायत की ग्राम सभा नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा। तो आप सभी लोग जितने भी आदिवासी भाई हैं, चाहे झारखंड के आदिवासी भाई हों, चाहे राजस्थान के आदिवासी भाई हों, चाहे मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे आसाम के हों, चाहे मेघालय के, पूरे भारत देश में जो आदिवासियों का डेफिनेशन है वो 13(3) का से चलता है। और 13(3) का जो है, ना तो कोई विधायक, ना तो कोई संसद, ना ही कोई विधान मंडल, ना विधान परिषद, ना ही कोई सक्षम अधिकारी जो है उस 13(3) का की जगह में आदिवासियों के नियम, कानून, कायदे नहीं बना सकता। इसीलिए आप देखेंगे आज 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ और वहां से लेके अभी तक आप देखेंगे, इसीलिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची 244 भाग 10 में जो है किसी भी तरह का कोई भी नियमावली नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये नियमावली 13(3) का के तहत ग्राम सभा को बनाने का पावर है। क्योंकि आप देखेंगे हर एक 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के दायरे में हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, हमारे रहन सहन बदल जाते हैं, हमारा पहनावा बदल जाता है, और इसके साथ साथ में हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है उस पर भी हल्का हल्का परिवर्तन आता है। इसीलिए आदिवासियों के लिए सामूहिक रूप से, एक रूपता से जो है किसी भी तरह के नियम कानून को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो स्वशासन है। 244 आपको बोलता है स्वशासन, आपका क्षेत्र है। हाँ, अब इस पे आती है बात, अभी जो वर्तमान सरकार जो है पेशा अधिनियम बना रही है, तो पेशा अधिनियम ग्राम सभा का हिस्सा नहीं है, वो पंचायत का हिस्सा है। ठीक है, यह है पंचायत का हिस्सा है। इसीलिए जो है हम पेशा अधिनियम को, पेशा के तहत जो ग्राम सभा बनाई जा रही है, हम उस पे जो है
जोर नहीं देते। हमारे पहले से जो है हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, और जो संविधान निर्माता हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, और हमारे जो है मंगरू उइके की बात करें मध्य प्रदेश से, तो ऐसे तमाम जो हमारे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने जो है इस संविधान बनते समय उस प्रारूप समिति में शामिल होके अपने अपने क्षेत्र की बात को रखा, तो उसको हमको समझने की आवश्यकता है। अब हम कुछ सवालों पे जाएंगे, खासतौर पे जब हम लोग आप पहले भी स्पष्ट कर दिए हैं कि कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था आदिवासी परंपराओं को हस्तक्षेप करता है और हस्तक्षेप आदिवासी समुदाय भी मानते हैं। झारखंड में देखा जाता है आदिवासी समुदाय पाहन से पूजा करता है, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हट करके एक व्यवस्था चलती है मन की मुंडा व्यवस्था में। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, खुद भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग हट करके वहाँ के आदिवासियों की एक व्यवस्था है कि उसके अनुरूप पूजा पाठ करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ना, ये बहुत नई व्यवस्था है। ठीक है, यदि हमारे क्षेत्र में आदिवासियों ने यदि अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बना ली, तो उस क्षेत्र में गैर आदिवासी, गैर जनजाति जो है ना निवास कर सकता है, ना उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है, ना किसी भी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन बशर्ते हमको जो है ग्राम सभा का गठन करना होगा, और ग्राम सभा का जब आप निर्माण करेंगे, उसका सशक्तिकरण करेंगे, तो आपको एक सूचना के रूप में राज्यपाल, राष्ट्रपति, अनुसूचित जनजाति आयोग, विधि आयोग, और इसके साथ साथ में यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के साथ में आपको जो है यूएनओ को भी जो है पत्राचार करना होगा कि यहाँ पे आदिवासी जिंदा है और उसकी व्यवस्थाएं जिंदा हैं। जो यूएनओ ने 47 क्लॉज जो बनाए थे, अनुच्छेद बनाए थे, आर्टिकल बनाए थे, उन आर्टिकल के तहत जो है ग्राम सभाएं अपना जो है संचालित कर रही हैं। और उस पर आप जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति और अनुसूचित जनजाति आयोग, टीएसी को जो है आप भेजिए, पत्र भेजिए। पत्र भेजने के बाद उनकी मूक सहमति है कि नहीं है, इस पर जो है यूएनओ में तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे देश में आदिवासी नहीं रहते हैं, आखिर या क्या? देखिए, यूएनओ में जो आप बोल रहे कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है, भारत ने स्पष्ट नहीं किया है। जिन मनुवादियों की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं मनुवादियों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा उनको बताया गया है। क्या बताया गया? कि इस भारत देश में आदिवासी नहीं रहता है। ठीक है ना, लेकिन क्या आदिवासियों ने यूएनओ से पत्राचार किया? क्या उनकी ग्राम सभाओं ने यूएनओ से पत्राचार किया? नहीं किया। तो अभी हमको जो है, यदि ऐसा होता तो विश्व आदिवासी दिवस हम क्यों मनाते? वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल ऑफ द डे क्यों मनाते? मना रहे हैं ना जी, मना। तो यहाँ से खबर नहीं जाती होगी क्या यूएनओ में? तो क्या प्रधानमंत्री के बोल देने से, मुख्यमंत्री के बोल देने से, तमाम नेताओं के बोल देने से आदिवासी खत्म हो जाएगा क्या? किसी के खत्म करने से आदिवासी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आदिवासी जो है ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो क्रिश्चियन है, ना तो बौद्ध है, ना तो जैन है। वो प्राकृतिक पूजक है, वो अपनी संस्कृति से चलता है। जब कोई धर्म पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी यहाँ पे निवास कर रहा है और इस प्रकृति को संरक्षित कर रहा है। तो इस बात को हमको हमारे आदिवासी अंचल में रहने वाले सभी आदिवासी भाइयों तक प्रचार प्रसार करने की हमको आवश्यकता है। लेकिन 2011 के जनगणना में तो देखा गया था कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय हिंदू में टिक किए थे, हिंदू कॉलम में अगर देखेंगे तो। देखिए, आप कागज में लिख दीजिए हिंदू है, ठीक है ना, तो क्या उससे मैं हिंदू हो जाऊंगा? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपने, मेरी जनगणना हुई, आपने लिख दिया कागज में कि राधे श्याम ककुड़िया हिंदू है, ठीक है, तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा ना। नहीं, अगर वो एक महज एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी डेटा है किस लिए कलेक्ट किया जा रहा है? कि हम यूएनओ से पैसा ले सकें, हम आईएमएफ से फंड ला सके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से फंड ला सके, ठीक है जी, इसीलिए कर रहे हैं। दूसरा चीज, डेटा इसीलिए बना रहे हैं कि इसको हिंदुस्तान राष्ट्र बना सके, हिंदू राष्ट्र, ठीक है। तो आप कौन सा राष्ट्र चाह रहे हैं? भाई, हम कौन सा राष्ट्र चाह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम जैसे हैं, ठीक है, हमको वैसे ही रहने दिया जाए। हमको ना तो हमको हिंदू में फंसना है, ना मुसलमान में फंसना है, ना क्रिश्चियन में फंसना है। हमारा एक ही चीज है कि हमारी जल जंगल जमीन को हमारे सुपुर्द कर दिया जाए, ठीक है। हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, स्वशासन, उस स्वशासन के क्षेत्र में जो है ना तो जुडिशरी घुसे, ना न्यायपालिका घुसे, ना कार्यपालिका घुसे,
हमको हमारा राज चाहिए, हमारा राजपाट चाहिए। तो उसके लिए हमको मात्र एक ही चीज करना होगा कि हमें हमारी व्यवस्थाएं स्वयं बनाना होगा। हमें हमारी ग्राम सभाओं को सशक्त करते हुए हमारा जो है स्वतंत्र न्याय प्रणाली और स्वतंत्र जो है वोट प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी जो है हमें हिस्सा लेकर जो है हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि को भेजना है। मैं विधायक सांसद की बात कर देता हूँ, राजनीति की बात कर देता हूँ। जो हमारे विधायक सांसद जो चुन के जाएंगे जी, तो उनको हमारा स्पष्ट निर्देशन है और संविधान में भी स्पष्ट निर्देशन है कि आपको 13(3) का के विषय में चर्चा करनी है, आपको 244 5वीं अनुसूची क्षेत्र में चर्चा करनी है, आपको 275 जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान है, अनुदान का बजट का प्रावधान है, उस बजट को जो है ग्राम सभा में लेके आना है। आपको टीएसी बनाना, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाना है और उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कृति, संस्कार की क्या है प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसके ही आधार पे जो है सारे जो विधि विधान हैं वो अनुसूचित जनजातियों की परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवस्थाएं चलती चली आ रही हैं उस आधार पे जो है आपको नियम कानून बनाना होगा। और उसके लिए जो है आपको सदन में, विधानसभा सदन में, लोकसभा सदन में ऐसे कोई भी कानून बनते हो जो आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्थाओं पे हस्तक्षेप करते हैं तो उनका आपको विरोध करना है। इसीलिए आपको जो है सदन में भेजा जा रहा है, विधानसभा में भेजा जा रहा है, लोकसभा में भेजा जा रहा है। लेकिन जितने भी विधायक सांसद जो चुन के जा रहे हैं ना तो वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के विषय में जानकारी रखते हैं, ना 13(3) का के विषय में जानकारी रखते हैं, और दूसरा चीज जो नॉन जुडिशरी है उस नॉन जुडिशरी के विषय में भी कोई जानकारी नहीं रखते। इसीलिए जो है आज हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, आज हमारे जो है नदियों से रेत निकाली जा रही है, जमीनों से कोयला निकाला जा रहा है और आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग जो बनाया गया जी, ठीक है, क्या उस अनुसूचित जनजाति आयोग ने कभी ग्राम सभा के विस्तार के लिए कोई कैंप लगाए? नहीं लगाया। अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बनाया गया कि अनुसूचित जनजाति मंत्रालय ने आदिवासियों को अवेयरनेस करने के लिए उनके 13(3) का 244 275 342 372 और 342 और 366 के लिए कभी जो है उसके लिए बात रखी? नहीं रखी। क्योंकि उनको पता है यदि आदिवासियों को हम ये सब चीज बता देंगे तो हमारा जो इनको लूटने का टैक्स के माध्यम से, अब आदिवासी टैक्स क्यों देगा? आज प्रधानमंत्री आवास योजना आई ना, आदिवासियों के पुरखों ने मकानों को तोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना बना के फोटो खिंचा रहे थे। वो किसका मकान है? प्रधानमंत्री का मकान है। मतलब आप हमारे इतिहास को खत्म करने के लिए, हमारी पहचान को खत्म करने के लिए और इस पूरे देश में आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप विस्थापन अधिनियम लेके आ रहे हो, आप जो है बांध लेके आ रहे हो, आप खदानें लेके आ रहे हो, आप प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आ रहे हो, भारतमाला प्रोजेक्ट भी देखा जाए, तमाम भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर लें या तमाम जो है धार्मिक संस्थानों की बात कर लें, तो आप आदिवासियों के क्षेत्र में जाके जो है आप एंटर कर रहे हो। तो यदि हमारे विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि उन आदिवासियों को बताने लगेंगे कि भैया समता जनबेन, वेदांता जनबेन बोलती लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा बनेगी कैसे ये कोई नहीं बताता है। ग्राम सभा कैसे बनाई जाती है, ग्राम सभा के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या क्या पावर होते हैं, तो इसको हम सभी को, आपको, हमको आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमको वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। हमको गांव में जाकर जो है उनको कैडर करके जो है उनको समझाने की जरूरत है कि आपके ये अधिकार क्षेत्र है और आप जो है जो भारतीय संविधान लागू होने से पहले और इसके साथ साथ में जो भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उससे पहले जो है 3 तरह के वो चलते थे। जैसे आप कुंवर केसरी सरकार की बात कर ले, नाम सुना होगा आपने, कुंवर केसरी एसी भारत सरकार गुजरात में चलता है। आपने झारखंड में मांझी सरकार का नाम सुना होगा, कंगला मांझी, ठीक है। आपने मध्य प्रदेश से पारंपरिक व्यवस्था, हाँ, मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा गोंडवाना गढ़ धर्म अदालत, गोंडवाना गोंडी धर्म अदालत। तो ये 3 जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है ना, ये हमारे पास में, उसके दस्तावेज मेरे पास में है। जिसको भी दस्तावेज चाहिए आपको मैं दस्तावेज के साथ में प्रूव कर दूंगा कि भारत देश आजाद होने से पहले जो है हमारी व्यवस्थाएं चलती थी। वैसे बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं
तो हम इतिहास में जाएंगे हम इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी होगी। लेकिन वर्तमान में हम लोग जाएंगे संक्षिप्त में। वर्तमान में 2007 में जनगणना होने वाला है। हाँ। खासतौर पे हर राज्यों में आदिवासी समुदाय रहता है, कहीं कहीं पूरे देश में रहता है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में। तो क्या कहेंगे, धर्म कॉलम में अभी एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि धर्म कॉलम में क्या देंगे, तो मध्य प्रदेश में कौन सा आदिवासी समुदाय धर्म मानते हैं और क्या कुछ लिखने वाले हैं, ये स्पष्ट। देखिए, सबसे पहले तो धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया। लेकिन कॉलम में तो लिखना पड़ेगा। कॉलम में लिखना पड़ेगा, वो अलग चीज है, ठीक है। हम लोग नॉन जुडिशरी, लेकिन जुडिशरी में हमको लेके आया जा रहा है, एक अलग व्यवस्था है। आप दोनों चीज को समझिए। रिलीजियन कौन होता है? क्रिश्चियन। मजहबी कौन होता है? मुसलमान। धर्मी कौन होता है? हिंदू, ठीक है। और भारतीय संविधान पे लिखा हुआ है हिंदू धर्म से पोषित। तो जो जैन है हिंदू धर्म से पोषित है, जो बुद्धिस्ट हैं वो हिंदू धर्म से पोषित है, जो सिख हैं वो हिंदू धर्म से पोषित है, ठीक है। और जो सिंधी है वो हिंदू धर्म से पोषित है, कबीर है हिंदू धर्म से पोषित है। तो आप इस चीज को समझिए, हम धार्मिक नहीं है, हम सांस्कृतिक लोग हैं। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है। इसीलिए जो धर्म कोड की बात कर रहे हैं ना, हमको धर्म कोड नहीं, हमको सांस्कृतिक कोड में जो है, जो हमारा ट्राइबल है, आप ट्राइबल दे दीजिए जो पहले था। हमको कुछ नया नहीं चाहिए, जो पहले से चल रहा है आप उसी को हमको दे दीजिए। हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज बनाने की जरूरत नहीं है। यानी जो पहले से जो चली आ रही थी, पहले से चला आ रहा था, 1921 में चल रहा था। फिर इसके बाद में अभी जो है 1991 में जब 51 में जब जनगणना हुआ था, तब ट्राइबल दिया था। तो हम आपसे कोई नई चीज छोड़ना बोल रहे हैं, आप ट्राइबल दे दीजिए, बात खत्म। हमारा कॉलम रख दीजिए, हम लिख लें उस पे, हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल गोंड लिख लें, ट्राइबल संथाल लिख लें, ट्राइबल तमाम तरह की जो है, इन सारी चीजों को हम लिख सकते हैं। हमारी अलग अलग संस्कृति है, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में हमारी संस्कृति में जो है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आती है। हमारी बोली जो है, जो गोंडी बोली है, जिसको आपने 1 करोड़ लोग बोलते थे उस समय में, आपने जो है 8वीं अनुसूची में नहीं डाला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिन पे जो है यदि चर्चा की जाए तो 24 घंटे भी कम है। लेकिन मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से तमाम देशवासियों के जो आदिवासी भाई हैं, सबसे पहले आपको आदिवासी समझना होगा। और इस देश में जो आदिवासी है, वो आदिवासी मात्र जो है गोंड, प्रधान, भील, भिलाला, बैगा, संथाल, ये बस नहीं है। आदिवासी जो है आदि अनादि काल से जो रहते आ रहा था। तो इस देश का एससी भी आदिवासी की सूची में आता है और ओबीसी भी आदिवासी की सूची में आता है। लेकिन ये जो है मनुवादियों के कठपुतली बन गए हैं, उनके कमाई के सोर्स बन गए हैं। आज जितने भी ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो है, जिस मनुवादी की बात हम करते हैं, जिस ब्राह्मणी व्यवस्था की बात करते हैं, जिस हम यहूदियों की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनका पालन पोषण करने वाले, उनका आहार, उनकी व्यवस्थाएं करने वाले ये जो एसटी, एससी और ओबीसी हैं। मैं एसटी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसटी भी पूरी रूप से आदिवासी नहीं है, जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं को मानता है। क्योंकि ये तो भारतीय संविधान में सूची बनाई गई ना आदिवासियों की। आदिवासी तो संस्कृति को मानने वाला है। यदि क्रिश्चियन में भी कोई क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है और उस पर संस्कृति को मान रहा है, तो वो आदिवासी है, क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है। तो उसको आपको समझना होगा कि आदिवासी और शेड्यूल मतलब क्या होता है। शेड्यूल मतलब सूची होती है, ठीक है। एक सूची बनाई गई है और किस आधार पे बनाई गई कि कौन कहाँ पे किस व्यवस्थाओं में रह रहा है, उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है सूची बनाई गई है। तो हम सांस्कृतिक लोग हैं, हम अपनी परंपराओं को मानते हैं, हमारी व्यवस्थाओं को मानते हैं। और एसटी, एससी, ओबीसी और जो माइनॉरिटी हैं जिनको बांटा गया है, ये भी आदिवासी हैं। लेकिन ये आदिवासी कब बनेंगे? जब आप अपनी व्यवस्थाओं में आओगे। जैसे अनुसूचित जनजाति की जो बात करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर में रहने लगे हैं और शहर की व्यवस्थाओं में अपने आप को पालन पोषण करने लगे, तो वो आदिवासी नहीं है। ऐसे बोकस आदिवासी कहता हूं मैं, ठीक है। यदि आदिवासी हो तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, नैंग सेंग, अपना पहनावा, उन सबको आपको पहचान के जो है गांव में निवास करना होगा। आपको सुदूर इलाके में रहते हुए आत्मनिर्भर जीवन शैली आपको लेके आना पड़ेगा। आज जो नौकरियों की बात करते हैं, आदिवासियों के लिए नौकरी नहीं बनी है। आज जो आदिवासी नौकरी की बात कर रहा है ना, नौकरी नहीं है आदिवासियों के लिए। लेकिन तो राशन के लिए
सरकारी योजनाओं के लिए लंबी लाइनें लगता हुआ दिखता है, रैलियों में जाता हुआ दिखता है आदिवासी समुदाय, क्या कहें? क्या मैं ये अलग है, ये क्या विपरीत हो गया है? विपरीत नहीं, मैंने क्या बताया, जो लोग जानते हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है, जी ठीक है, उस मालिक को नौकर कैसे बनाया जाए, तो आपका आधार कार्ड बना दिया। आधार कार्ड किसका, जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, जैसे आप झारखंड से कहाँ आए हो, राजस्थान आए हो, तो मैं पूछूंगा ना भाई कहाँ से आए हो, दिखाओ क्या प्रूफ है। भाई आप नागरिक हो, बाहर से आए होगे तब तो आप प्रूफ दिखाओगे ना कि भैया मेरा नाम ये है। यदि आप यहाँ के मालिक होते, मेरे भाई होते, तो मैं पूछता क्या? नहीं पूछता। नहीं। तो अभी जो वर्तमान सरकारें हैं जो आधार कार्ड बना रही, तुम्हारा राशन कार्ड बना रही हैं, तुम्हारा बैंक में खाता खोल रही हैं, तो ये सारे आदिवासियों को नौकर बनाने का, आदिवासियों को नागरिक बनाने का जो है षड्यंत्र चल रहा है, ठीक है। यदि मेरे पास जमीन है, ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र मैं आपके सामने खोलता हूँ। यदि मेरे पास जमीन है तो मैं खेती करता हूँ, और यदि मैं खेती करता हूँ तो मैं अपने खाने के लिए अनाज तो उगाता हूँ ना, नहीं उगाता हूँ? बिल्कुल उगाते हैं। पक्का उगाता हूँ ना। जी। तो जब मैं अनाज उगा रहा हूं तो मेरे को राशन कार्ड की जरूरत है क्या? मुझे बताएं, नहीं है ना। जब मेरा ऑलरेडी घर है, जी ठीक है, मेरे पुरखों का बनाया हुआ घर है, अब उस घर को तोड़ के तुम कच्चे मकान को तोड़ के पक्का मकान बनाने की बात करते हो, तो तुम तो सीमेंट, ईंट, रेता, छड़ जो है उद्योगपति जो तुम्हारा बड़े बड़े उद्योग बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, उनके उद्योगों में उत्पादन को बेचने के लिए तुम ये योजनाएं लेके आ रहे हो। हाँ भाई, तुम्हारे एक घर बनाने से आदिवासी की रूढ़ी प्रथा खत्म हो रही है। यदि हमारी मातृ शक्तियों को मासिक धर्म आएगा तो एक ही कमरे में कैसे खाना बनाएंगी? वहां पे हमारे पैन पुरखे की जो व्यवस्था है, हमारा जो थाना है, वहां पे थाना भी रहेगा, खाना भी बनाएगी, और वहीं पे जो है उस न्यायिक व्यवस्था वहां पे रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसीलिए आदिवासियों के घर को देखिएगा आप, यदि जो सही आदिवासी है जी जो वहां का मालिक है, ठीक है, जो बाहर से नहीं आया है, तो उसकी पुरखोनी व्यवस्था पे जो है 5-6 रूमों का मकान मिलेगा, ठीक है, और उसपे उनकी पेन खोली अलग, मतलब देव स्थान बोलते हैं, क्या सरना बोलते हैं, तो पेन खोली अलग रहेगी, हमारी देव व्यवस्था, खाना बनाने की व्यवस्था अलग रहेगी, ठीक है, सोने की व्यवस्थाएं अलग रहेगी, और अनाज को रखने के लिए कुंडा मिलेंगे। तो आज जो आधुनिकता में जो है, आज ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, तो इस आधुनिकता के चलते आदिवासी खत्म हो रहा है। आज आप आदिवासियों के खेत में जो है हार्वेस्टर चला रहे हो, आज ट्रैक्टर चला रहे हो, ठीक है, तो इससे जो है उनकी उर्वरकता खत्म हो रही है। आप यूरिया, डीएपी लाके जो है, जो शरीर को पोषक तत्व पहुंचाने चाहिए, ऐसे अनाज जो ऑर्गेनिक अनाज उगाता था, आज उस ऑर्गेनिक अनाज को खत्म करके तुम देसी अनाज को खत्म करके बिलगेस्ट के अनाज को जो है, तुम विदेशी अनाज को जो है, हाइब्रिड अनाज को आप आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंचा रहे। तो ये सरकार तो निकम्मी है, ये सरकार बिकी हुई है, वर्ल्ड ऑर्डर साइन करके बता रही है कि यहाँ पे सब चीज ठीक है, अरे कुछ नहीं है ठीक। तो ये तो विकास के लिए बहुत जरूरी होता है ना। विकास के पैमाने क्या होते हैं? सबसे पहला अच्छा प्रश्न छेड़ दिया आपने, विकास, है ना। तो विकास के पैमाने क्या समझते हैं? पक्का मकान में रहना, और सड़कें होना, और जैसे आपने कहा कि आधार कार्ड, ये सब तो बहुत जरूरी होता है। ये विकास के मायने हैं। देखिए, जब से ये विकास 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 कर रहे हैं, इस विकास के चलते में आदिवासियत खत्म हो गई, आदिवासी खत्म हो गया है। जब हमारे आदिवासी अंचल में रोड नहीं थी तो हमारे खेत जिंदा थे। जब रोड बनी तो सबसे पहला प्लान क्या लेके आया गया? रोड। यदि किसी या रोड में ये बताओ कि किस आदिवासी के पास में 4 व्हीलर है, किस आदिवासी के पास में ट्रक थे उस समय? किसी आदिवासी के पास में कोई गाड़ियां थी? नहीं, बैलगाड़ियां चलती थी। तो बैलगाड़ियां तो कच्चे में चल जाती थी। तो वहां पे क्या लेके आएगा? रोड लेके आएगा। जब रोड आए तो उद्योगपति लोग आए, पूंजीपति लोग आए, विदेशी लोग आए देखने के लिए आदिवासी कैसा रह रहा है। जब उन्होंने देखा आदिवासियों के, तो बोले कि यार हाँ, आदिवासी खेती तो बहुत है आदिवासियों के पास में। तो फिर उस खेती के लिए उन्होंने योजना लेके आई कि यार चलो, आदिवासी एक ही सीजन में खेती करता है तो 3 सीजन में खेती होनी चाहिए, तो उसके लिए डैम बना दिया जाए, नहर की व्यवस्था लेके आए। अब नहर कहाँ बनेगी? आदिवासी के खेत में, जी, है ना। सबसे पहला जो विस्थापन चालू हुआ है, इसी सिंचाई परियोजना के नाम से, डैम के नाम से विस्थापन चालू हुआ है पहला। पूरा देश में, पूरे देश में, पूरा आदिवासी क्षेत्र में, पूरे आदिवासी क्षेत्र में पहला विस्थापन कहाँ से चालू हुआ? इसी खेत को सिंचित करने के योजना में। तो क्या ये सिंचाई सिंचित नहीं हो पाया आदिवासियों के खेतों? बिल्कुल नहीं हुआ।
क्या हुआ? भाई डैम बना आदिवासी के क्षेत्र में और सिंचित हो रहा है सामान्य वर्ग के खेत में। फैक्ट्री में? भाई सामान्य वर्ग के खेत में, पहले तो फैक्ट्री तो बाद में आई ना, फैक्ट्री बाद में आई। ठीक है। अब फैक्ट्री का निर्माण देखो, मैं विकास बता रहा हूँ आपको, अब लंबा समय खिंच जाएगा आपका, मैं आपको विकास की कहानी बताता हूँ। पहला रोड बनी, रोड बनने के बाद में अब बोला कि भाई डैम बनाना है। अब डैम बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? सीमेंट चाहिए, हाँ, सीमेंट चाहिए। सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, जी। चाहिए ना, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, और आपको औजारों की जरूरत होगी। तो अब आपने क्या किया कि अब सीमेंट फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। फिर आदिवासियों के तुमने जमीन में कब्जा किया, उनको समझाया कि भाई आप डैम बनाना, आपके खेत में सिंचाई चाहिए। तब आपके क्षेत्र में जो है गिट्टियां दिख रही हैं, पत्थर दिख रहा है, तो अब इस पे जो है वो सीमेंट बनाने का जो इस पे वो है मसाला है या रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्यों ना एक तो सीमेंट फैक्ट्री लगा दी जाए, ठीक है। तो सीमेंट फैक्ट्री लगाए, किसका विकास होगा? क्या आदिवासी की सीमेंट फैक्ट्री है? नहीं। हाँ, अब डैम बना, उसमें जो वो फैक्ट्री जो बना उसमें तो आदिवासियों को रोजगार मिल जा रहा है, काम कर रहे हैं। रोजगार एक और आपने बड़ा बहुत, देखिए आप बारीक बारीक जो धीरे धीरे छील रहे हैं, रोजगार, ठीक है। आदिवासी आत्मनिर्भर था, ठीक है, आत्मनिर्भर था। भाई मेरे पास में खेत है, मेरे पास में तालाब है, मेरे पास में नदियां है, मेरे पास में जंगल है, ठीक है। अब मुझे भूख लगती है तो मैं तालाब में जाता हूँ, मछली पकड़ के ला लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे खाना रहता है तो मैं अपने खेत में जाता हूँ, अनाज उगाया हूँ तो मेरे पास गेहूं है, चावल है, हर एक चीज की व्यवस्था है, ठीक है। तो मुझे किसी के बाप की नौकरी करने की जरूरत है क्या? मालिक से मेरे को नौकर बनाने के लिए तुमने योजना लेके आए, विकास का काम लेके आए। भाई मेरे पास में जंगल था, जंगल से जड़ी बूटियां लेके आता था, अपना इलाज पानी करता था, और गांव में हम लोग अनाज विनिमय करके जो है अपनी व्यवस्थाओं में व्यवस्थित रहते थे, पारंपरिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थित रहते थे। हमको किसी के बाप की नौकरी की जरूरत नहीं है। आज तुमने रोजगार 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 बोल के आदिवासियों के गांव को तुमने विस्थापित कर दिया। आज आदिवासी गांव के क्षेत्र का व्यक्ति जो है शहर में जाके क्या कर रहा है? झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। आज दिल्ली में जो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री है दिल्ली की, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, जो महिला है आज, क्या नाम है उनका? रेखा है ना, जो भी सीएम है, आज उन्होंने पूरे आदिवासी जो क्या बोलते हैं अर्बन क्षेत्र में रहने वाले जो कच्चे मकान थे, जो रेलवे के किनारे थे, सारे मकानों को तोड़ दिया, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ उस मकानों में कौन रहता था? आदिवासी, एसटी, एससी और ओबीसी। इसके अलावा कोई तीसरा रहता था? नहीं। कोई पंडित ब्राह्मण के मकान मिलेंगे? कोई जैन बनिया के मकान मिलेंगे वहां पे? नहीं। तो आपका एजेंडा तो यही है ना। आपने एक तो रोजगार की बात बोली, अब रोजगार करने वो शहर गया, अब भाई वो उसको क्या बोलते हैं 60 फीट की रोड के किनारे में उसका आलीशान बंगला तो नहीं बन पाएगा। तो बेचारे ने जहां उसको जमीन मिली, रेलवे किनारे मिली, तो वहीं बना लिया, अपना जीवन यापन रह। जब वो बना रहा था तब तुमने क्यों नहीं रोके? तब कहाँ सरकार कहाँ चली गई थी? है? आज तुम बने बनाए आशियाने में, जैसे आज मैं बता रहा हूं कि आदिवासियों ने जंगल को काट के, झाड़ियों को काट के खेत बनाया, ठीक है। आज तुम वन विभाग वाला बोलता है कि नहीं ये तुम्हारा नहीं हमारा है। जब वो खेत बना रहा था, जब वहां पे वो लगा रहा था, तब तुम कहाँ गए थे? तब तुम्हारा वन विभाग कहाँ गया था? तब तुम्हारा जो है जो 1927 का जो कानून बताते हो तुम, फॉरेस्ट कानून, वो फॉरेस्ट कानून कहाँ गया था? जब से वन विभाग नहीं आया है उससे पहले से आदिवासी इस देश में रह रहा है ना। इसीलिए जल जंगल जमीन पे मालिकाना हक आदिवासी का है, और इस बात को ग्राम सभा के माध्यम से देश के सभी आदिवासियों को समझना होगा। और ग्राम सभा, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बना के उसका सशक्तिकरण करके, जिस तरह से टंटिया मामा ने 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाई थी, उसी तरह से राधेश्याम ककोड़िया ने पूरे भारत देश में 3 लाख ग्राम सभा बनाकर जो है आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है संकल्पित है। और हम सभी लोग काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है ग्राम सभा बनाने के लिए हमें सहयोग करें, और अपने गांव में जो है ग्राम सभा बनाएं, और वहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाइयों को आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे पास पूरा प्लानिंग है, पूरी व्यवस्था है। उस पर हम परिचर्चा करेंगे। झारखंड के आदिवासी भाइयों के साथ में भी करेंगे, उड़ीसा के भाइयों के साथ में भी करेंगे, राजस्थान के भाइयों के साथ में भी करेंगे, गुजरात के आदिवासी भाइयों के साथ में करेंगे। लेकिन पहल चालू करना है, हमें ये एक चीज निर्भर करना है कि गांव का पैसा गांव से बाहर ना जा पाए, ठीक है, और गांव का अनाज गांव से बाहर
ना जा पाए। हमें इसे गांव में ही रोकना है, गांव में ही व्यवस्थित करना है। जिस दिन हम ये कर लेंगे हम इस देश के मालिक कहलाएंगे, और मालिक हैं कहलाएंगे नहीं। आदिवासी मालिक था, मालिक है और मालिक ही रहेगा। बस उसको अपनी व्यवस्थाओं में आना पड़ेगा, अपने पुरखौनी व्यवस्था में आकर एक बार स्वतः जो है आदिवासी के जैसे जीना चालू करना पड़ेगा। तब जाके जो है ना तो विधानसभा आपके कोई आड़े आएगी, ना लोकसभा आपके आड़े आएगी। आप ही विधानसभा के निर्माता होंगे, आप ही लोकसभा के निर्माता होंगे, और जो आप बोलेंगे वो विधायक और सांसद को करना होगा, उनकी मजबूरी होगी। नहीं तो सत्ता 5 साल की होती है। आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी जीता चला आया है, तो सत्ता को परिवर्तन करने में कोई वक्त नहीं लगता। लेकिन हमें व्यवस्था को परिवर्तन करना है, इसीलिए व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आपको अपनी व्यवस्था, दशा, दिशा, व्यवस्था और अवस्था को जानने की आवश्यकता है। तो हम सब लोग मिलकर उस चीज को जानेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं राधे श्याम काकुड़िया मध्य प्रदेश से हूँ, जिला सिवनी, छोटा सा गांव है टिघरा, और मेरी जो तहसील पड़ती वो धनोरा है, जिला सिवनी है, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और मैं जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है लंबे समय से लड़ता आया हूँ, और इसके साथ साथ में 10 महीने 3 दिन जो है मैं इसी विस्थापन के आंदोलन को लेके जो है मनुवादियों के और जो देश में जो पुलिस व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके षड्यंत्र के तहत जो है मुझे 10 महीने 3 दिन जेल में भी रहना पड़ा। और जेल से निकलने के बाद में अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमें जो है दुश्मन मात्र षड्यंत्रों के माध्यम से डराकर धमकाकर ही जो है हमें जो है काबू कर सकता है। लेकिन आदिवासी इस देश का मालिक है और मालिक ही रहेगा, और किसी षड्यंत्र में ना फंसते हुए, और जो शब्दों के जाल हैं, जो मनुवादियों के शब्दों के जाल हैं, उन शब्दों के जाल से अलग हटते हुए जो है प्राकृतिक धर्म, प्राकृतिक सभ्यता, प्राकृतिक नैंग मिजान पर जो है व्यवस्थित होकर अपने राजपाट को स्थापित करेगा। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। जोहार। खासतौर पे अभी हमारी वार्ता हो रही थी क्योंकि पूरे देश में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की मांग लगातार आदिवासी समुदाय कर रहे हैं, और खासतौर पे पेशा कानून के तहत पारंपरिक ग्राम सभा को शक्ति देने की बात कर रहे हैं और एकजुटता कर रहे हैं, क्योंकि स्वशासन व्यवस्था में ही आदिवासी समुदाय डेवलप पहले भी कर रहा था, वर्तमान में नहीं हो पा रहा था। इसलिए पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की मांग एक बार क्यों हो रही है स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जोहार। जोहार।